प्रभाकर राव जी, सब कैसे हुआ? चंद्रसेन ने ये तो सोच लिया था कि कमबख्श के खेमे तक पहुंचने का ये संकरा मार्ग है, और उसने ये नहीं सोचा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम पलट भी नहीं पाएंगे। कमबख्श और उसके सैनिकों ने हमें युद्ध में नहीं हराया बाजी, हमारा शिकार हुआ है। बाकी सैनिक कहाँ? मल्हार कहाँ? मल्हार और बाकी सैनिकों को कमबख्श ने बंदी बना लिया बाजी। और चंद्रसेन? तलवार तो उस मुगल की थी, मगर मेरे प्राण उस चंद्रसेन ने लिए बाजी, अपनी जान बचाने के लिए। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा प्रभाकर राव, मैं आपको शिविर तक लेकर जाऊंगा। नहीं बाजी नहीं, मार्ग बहुत लंबा है और समय बहुत कम। प्रभाकर राव जी आप? हाँ, तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक काम करना बाजी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। योद्धा वीर होते हैं बाजी, और साधु उदार। तुम वीर भी हो और उदार भी। संसार को तुम्हारे जैसे लोगों की आवश्यकता है बाजी। स्वयं की रक्षा करो बाजी, घर लौट जाओ बाजी, वापस चले जाओ बाजी, घर लौट जाओ बाजी। धाना जी, हम आपसे आज मिल रहे हैं, पर अपनी आई साहिब के द्वारा सुनी हुई कहानियों के माध्यम से आपके यश
और आपकी वीरता से हमारा परिचय बहुत पुराना है। हमारे दादा छत्रपति शिवाजी महाराज को आप पर इतना विश्वास था कि अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने आपको मराठी साम्राज्य के 6 स्तंभों में से एक माना था। आज हम आपको उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्ता देते हैं कि आप अपना निर्णय एक व्यक्ति के बारे में सोचकर नहीं, पूरे देश के बारे में सोचकर लीजिए। यदि आपको लगता है कि हम मराठी साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं, तो हमारा साथ दें। और यदि आप सोचते हैं राजे हमसे अधिक योग्य और समर्थ शासक हैं, तो निसंकोच हमारी गर्दन काट दें। महादेव की सौगंध, हम आपको अपने खून के लिए माफ कर देंगे। हमारे बाद इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार हमारे भतीजे शाहू जी का है। हम अपने स्वर्गीय पति की अंतिम इच्छा पूरी करेंगे कि उनके बाद सिंहासन पर उनके बेटे शिवाराजे बैठेंगे। आप ऐसा प्रबंध करेंगे कि शाहू जी सातारा में कभी पांव न रखने पाए। हम आपका समर्पण नहीं, आपका साथ चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। महाराज शाहू जी की जय! महाराज शाहू जी की जय! जी, जब आप जैसा वीर और देशभक्त योद्धा हमारे साथ है, हमें सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता, कुछ नहीं। पर हम सिंहासन पर शासन करने के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए बैठेंगे धाना जी। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का स्वराज लाकर रहेंगे। वो स्वराज जो मात्र एक व्यक्ति, एक वंश का नहीं, आपका होगा, आपका होगा, हम सबका होगा। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। बाबा, मुझे पता था कि आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। हम ये निर्णय तुम्हारे कारण ले पाए हैं बाजी।
सकते हैं। भाऊ, यदि आपको अपने परिवार की रक्षा करनी है तो आपको ये कार्य करना ही होगा। दीवार तोड़ने का औजार और साहस दोनों आपको ही ढूंढने पड़ेंगे। हाय हाय। आई, ये तू क्या करने वाली है? घर लौटने की तैयारी। आई, तो ये हमें दे दे, हम दीवार तोड़ देते हैं। नहीं चिमना, हमारे पास अधिक समय नहीं है। जो कुछ भी करना है शीघ्र करना होगा। आई, जो तू कर रही है सही कर रही है ना? यदि हम पकड़े जाएंगे तो? राणा जी की ओर से शाहू जी के बारे में कोई संदेश क्यों नहीं आया? अब तक तो वो नर्मदा पार करके मुगल खेमे तक पहुंच चुके होंगे, फिर कोई खबर क्यों नहीं आई? कहीं धाना जी शाहू जी के साथ? रानी साहब, हमारे पास प्रतीक्षा करने के सिवाय दूसरा पर्याय भी तो नहीं है। और यदि धनाजी शाहू जी से मिल भी जाएं तो क्या हो जाएगा? धनाजी कभी महान योद्धा रहे होंगे, पर अब तो मात्र एक थके वृद्ध व्यक्ति हैं आई साहब, जिसे कुछ समय में स्वयं चलने के लिए सहारा लेना पड़े, वो किसी को क्या सहारा देगा? एक बूढ़े इंसान से इतना क्या डरना? आप जिनका अपमान कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है राजे। धनाजी घोर पड़े हैं इस राज्य के 6 स्तंभों में से एक। अगर उनकी वफादारी बदलती है तो राजनीति बदल जाती है। उनके नाम मात्र से सिंहासन हिल जाते हैं। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, और जब तक आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इस विषय में आपकी टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। साहब, हम तो... आप जाइए अपने कक्ष में। तुम्हारे बाबा ने कोई सूचना नहीं भेजी है, पर मेरा मन जानता है वो शाहू जी का विरोध कभी नहीं करेंगे, उन पर कभी वार नहीं करेंगे। हम सबके प्राण संकट में है चिमना, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। विश्वास सेवा मजावर। आप जानते हैं हमारे प्रतीक्षा का समय समाप्त होने वाला है। बहुत शीघ्र ही हम स्वतंत्र होने वाले हैं, और स्वतंत्र होते ही हम सीधे जाकर शाहू जी के साथ संधि कर लेंगे, और फिर राजे और तारा रानी साहिब को हराने में उनकी सहायता करेंगे। तारा रानी साहिब ने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं,
अब तारा रानी साहब का ऋण चुकाने का समय आ गया है। तारा रानी साहब ने हमसे कहा होता तो हम सिंहासन यूं ही त्याग देते हैं। हम राजनीति में परिवार ढूंढते रहे और उन्होंने परिवार में भी राजनीति कर ली। पर अब जिस भाषा में बात हो रही है हम भी उसी भाषा में बात करेंगे। हम यहाँ सातारा से दूर कोल्हापुर जाएंगे और वहां के मराठी सरदारों की सैनिक सहायता से अपने शिविर स्थापित करेंगे। हमें अधिक से अधिक सरदारों का सहयोग चाहिए और उसके लिए हमें आप दोनों की अति आवश्यकता है। ओ महाराज, बालाजी की वाणी और तर्क नीति का चमत्कार तो हम देख ही चुके हैं, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को अपने पक्ष में लेने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी बालाजी। बालाजी, अगर आपने राज आज्ञा का उल्लंघन करके हमारा साथ देने का निर्णय ना लिया होता तो ये निर्णय हम अपने पुत्र के कारण ले पाए हैं। उसी ने हमें अपने हृदय की आवाज सुनने की प्रेरणा दी। खूब छान, हम आपके पुत्र से अवश्य मिलना चाहेंगे। कहाँ है आपका पुत्र? उठे आए तो। दक्खन के बादशाह कमबख्श और तुम सब हमारे कैदी। आज तक तुम्हारा जो भी नाम था या जो भी पहचान थी वो आज खत्म हो चुकी है। आज से लेकर तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारी एक ही पहचान होगी, शाह दक्खन कमबख्श के कैदी। और कैदियों के सिर्फ दो कानून होते हैं। एक, ख्वाब में भी यहां से भागने का ख्वाब मत देखना, और दूसरा कानून, पहला कानून कभी मत भूलना। तू भूल गया कि तू कमबख्श का कुत्ता है, और कुत्ते तो भौंका करते हैं, बात नहीं करते। माफी मांग, मांग माफी। संसार को तुम्हारे जैसे लोगों की आवश्यकता है बाजी। कर लाज बाजी। इनकी स्थिति के बारे में मुझे घर के किसी बड़े से बात करनी होगी। इस समय घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा के बाद आप ही परिवार को संभाल सकते हैं, हम नहीं। शाबाश!
मेरा परिवार है। भला मैं अपने घर वालों को छोड़कर अपने घर कैसे लौट सकता हूँ? मैं जानता हूँ महादेव, मेरे पास अपनी आई, अपने भाई बहन, अपने बाबा के पास लौटने का यही एक मौका है। और मैं अपने साथियों को छोड़कर भागूंगा नहीं। मैं मातृभूमि और उनके बेटों की रक्षा करने जा रहा हूँ महादेव। अब मेरी आई और मेरे परिवार दोनों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रणाम रानी साहब। आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लेती। हमारे यहाँ आने में आपको कोई आपत्ति है? रानी साहब, आपका आना तो अहोभाग्य है और आप तो जहाँ चाहे आ जा सकती हैं। अपने ही तो घर में है। अभागी तो हम हैं जो हमारे घर नहीं लौट पा रहे। जो अपने भाग्य को कोसते हैं राधा भाई, भाग्य उनको कोसता रहता है। मैं अपने भाग्य को नहीं कोस रही, बस उसे बदलने की आशा कर रही हूँ। स्थितियां आशाओं से नहीं, प्रयास से बदलती हैं। आपकी प्रेरणा से प्रयास करने का साहस भी आ जाएगा। आपसे बहुत कुछ सीखा है, सीखना बाकी है। आपको देख के ही तो समझ में आया है कि असली चरित्र विपत्ति काल में ही सामने आता है। हमने यहाँ पर अभी कोई आवाजें सुनी थी। जैसे ही हम पहुंचे वो आवाज बंद हो गई। क्या हो रहा था यहाँ पर? रानी साहब, वो हम अपने गुड़िया के लिए सिंहासन बना रहे थे। उसी की आवाज होगी। लड़कियां सिंहासन पर नहीं बैठा करती। शाबाश बजर खान, क्या खुशखबरी ला कर दी है। जाइए। आखिर शाहू जी पर नजर रखना काम आ ही गया। वो कैसे? सिर्फ बालाजी की वफादारी इधर से उधर नहीं हुई, दक्खन की पूरी सियासत इधर से उधर हो गई है। मराठी कहते हैं ना कि हमारे सर कट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। अब देखना, सर कटेंगे भी और झुकेंगे भी। तारा रानी साहब, अब आपका सर झुकेगा और बालाजी और उसके घर वालों के सर कटेंगे। मजा आएगा। कौन है तू? किधर जा रहा है? वो मैं बादशाह कमबख्श के सामने जाना चाहता हूँ।
तो तू हुजूर की खिदमत में पेश होना चाहता है। क्या करेगा वहां जाकर? चुटकुले सुनाऊंगा। चुटकुला सुनाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि तू खुद चुटकुला बनकर रह जाए। श्रीमान, बस एक बार मुझे बादशाह सलामत के सामने जाने दीजिए। सुन, बादशाह सलामत अपना दिल बहलाने के लिए खून बहाते हैं, चुटकुले नहीं सुनते। जा, चला जा यहाँ से। तो फिर ये फैसला आप बादशाह सलामत को ही लेने दीजिए ना, कि वो अपना दिल बहलाने के लिए चुटकुला सुनना चाहते हैं या नहीं। या शहंशाह औरंगजेब के स्वर्गवास के बाद मुगल सल्तनत की ये स्थिति हो गई है कि बादशाह को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बादशाह नहीं उनके नौकर तय करते हैं। कौन है ये नामुराद? सब कुछ गलत हो रहा है राजे। कमबख्श के साथ के युद्ध में मात्र हमारी सेना पराजित नहीं हुई है, हमारे बहुत सारे सैनिक बंदी पड़े हैं वहां पे, और उन्हीं के साथ हमारा स्वाभिमान बंदी पड़ा है। भाई साहब, बाजी मारा गया क्या? इस युद्ध की पूर्ण सूचना नहीं है हमारे पास। हमें तो ये भी नहीं पता कि चंद्रसेन भी जीवित है या नहीं। हमने अपने सबसे खास गुप्तचरों को वहां भेजा है। जैसे ही उनसे सूचना मिलेगी, तब हम निर्णय ले सकते हैं कि अपने सेना को वापस कैसे लाना है। जब ये संकट समाप्त होगा ना, तब हम माँ तुलजा भवानी के मंदिर में जाएंगे और उनके कृपा की प्रार्थना करेंगे। चलिए। ऊपर वाला दुआ कबूल कर ले तो समझिए आपका यकीन बढ़ा रहा है। दुआ कबूल ना करे तो आपका सब्र बढ़ा रहा है, और दुआ अनसुनी कर दे तो समझिए ऊपर वाले ने दुआ का जवाब दे दिया, पर आपको समझ नहीं आया। और आप समझते हैं कि हमारी दुआओं का जवाब आप हैं? माशाअल्लाह। आप बहादुर भी हैं और अक्लमंद भी। उम्मीद है आपकी अक्लमंदी हमारी तजवीज को सुनेगी भी और मानेगी भी। जो सूरमा 4000 फौज के साथ 40 से हार चुका हो, वो हमें क्या सलाह दे सकता है? हम तो सिर्फ बाजी हारे थे, आप तो पूरा खेल हारने जा रही हैं रानी साहब। आपका सबसे तेज प्यादा बालाजी अभी बिसात में तो है, पर अब चाल आपकी तरफ से नहीं, शाहू जी की तरफ से चल रहा है। बालाजी अकेला शाहू जी की तरफ नहीं गया, प्यादा अपने साथ वजीर को भी ले गया है। दाना जी? जी हाँ, आपका वफादार दाना जी और उनका वफादार बालाजी दोनों गद्दारी कर गए। शाहू जी अब खैरियत में है और लंबकिनी के रास्ते में है। कोल्हापुर? जी हाँ, उनका रास्ता जरूर लंबकिनी से निकलता है, पर उनकी आखिरी मंजिल सतारा का तख्त ही है।
दक्खन के बादशाह के आगे ये मस्करा खड़ा है। हंसी को इस नगर का रास्ता दिखाने आया हूँ बहुत दूर से मैं, एक चुटकुला सुनाने। नाम क्या है तेरा? बाजी। बाजी, मस्खरा। तू मस्खरा है तो लगता क्यों नहीं? वाह, क्या दृष्टि है, क्या नजर है। हुजूर, मैं मस्करा इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि जो पहली बार आई वो शर्म वो हया हूँ। मस्करा मैं हूँ पूरा, लेकिन अभी नया हूँ। बादशाह सलामत, आज मैं पहली बार किसी बाहर वाले के सामने अपना चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ। आज तक मेरे चुटकुले सिर्फ मेरे भाई बहनों और मेरे घर वालों ने ही सुने हैं। उस्ताद कौन है तेरा? मेरी आई। और तेरी माँ ने तुझे आज तक सिखाया नहीं क्या कि बादशाहों के सामने जब खड़े होते हैं तो झुककर सलाम करते हैं? मराठी का सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। ये सूचना देकर आपने हमें प्रसन्नता दी है, क्योंकि अब सिद्ध हो चुका है कि औरंगजेब के जाने के बाद आप पागल हो गए हैं और दिन में सपने देखते हैं। धानाजी इस मराठी साम्राज्य की जड़ है, और जड़ हमेशा अपने पेड़ के साथ ही जीती है और उसी के साथ मर जाती है, पर अपने पेड़ को कभी छोड़ती नहीं। हम मराठी हैं, मुगल नहीं। किसी पराये के कहने पर अपनों पर विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं। इस वक्त आप मंदिर के सामने खड़े हैं, इसलिए अभी तक जीवित है खान साहब। इससे पहले कि हम मंदिर की मर्यादा भूल जाए, चले जाइए यहाँ से। हम तो यहाँ राजे को तख्त पे बैठाए रहने की तजवीज लेकर आए थे, पर आपने हमारी तौहीन की है। याद रखिए, आज कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है, पर अब प्यासा कुएं को ढूंढता निकलेगा, और ये हमारा दावा है। बालाजी, आप हमें एक ऐसी दुविधा में फंसा रहे हैं। सिंहासन पर कौन बैठने योग्य है, कौन नहीं, इसका निर्णय लेने वाले हम कौन होते हैं? राजा सरदारों के भाग्य का निर्णय लिया करते हैं, सरदार राजाओं के भाग्य का निर्णय नहीं लिया करते। ये आपत्ति काल है श्रीपतराव जी, और ऐसे काल में मर्यादा कभी कभी भूलनी भी पड़ती है। पर तारा रानी साहब ने मराठी स्वराज के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। तारा रानी साहब और उनके बलिदान का सम्मान हम भी करते हैं, धनाजी भी और शाहू जी भी। रानी साहब ने इस देश के लिए जो कुछ सहा है, जो कुछ किया है, उस पर प्रश्न उठाना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। पर औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। अब हमारा एक शत्रु नहीं है, 3 शत्रु हैं, मुआजम, आजम और कमबख्श, और ये तीनों मराठी सिंहासन पर बैठने वाले पर वार करेंगे, सिंहासन के पीछे शासन चलाने वाले पर नहीं। हमें रानी साहब की क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं, पर राजे की अक्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है। ये आप भी जानते हैं श्रीपतराव जी कि राजे इन शत्रुओं से देश की तो क्या, स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए भी सक्षम नहीं है। श्रीपतराव जी, आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपकी सहायता कर पाएं। पर हमारे
हमारे पास राजे के विरुद्ध सैनिक अभियान में सहायता करने योग्य सेना नहीं है। हम मात्र आपको रहने का स्थान दे सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आप बस अधिक से अधिक मराठी सरदारों को एकत्रित करें। इससे पहले कि राजे को हमारे सकुशल होने का और सिंहासन की तरफ बढ़ने के इरादों का पता चले, हमें अपने समर्थक ढूंढने होंगे। राधा भाई, यदि हम सब एक साथ यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पहरेदारों का ध्यान हम पर जाएगा। इसलिए पहले हम अपने पुत्र शंभू राजे के साथ जाते हैं, उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ आइएगा। राक्षस भाई साहब, जैसे आपको अपनी संतान प्यारी है वैसे मुझे अपनी। जाएंगे तो सब एक साथ, वरना कोई नहीं जाएगा। राधा भाई, आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ की रानी हैं। हमारा क्रोध कुछ भी कर सकता है। और शायद आप ये भूल रही हैं कि मैं एक माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। चले? हाँ, बादशाह सलामत, आप इतने ऊंचे हैं कि मैं आपसे झुककर बात कैसे करूं? बोलो, ऐसी मूर्खता की मैं शुरुआत करूं कैसे? आसमां के सूरज से मैं झुककर बात करूं कैसे? झुककर तो चींटियों से बात करते हैं बादशाह सलामत। ज्ञान, विद्या और वीरता के पर्वत से नहीं। बादशाह सलामत तो दयावान, गुणवान, सत्यवान, महान है। ये बाजी को हो क्या क्या है? मुगलों के तलवे चाटने के लिए वो चंद्रसेन क्या कम था कि अब ये भी शुरू हो गया? बादशाह सलामत, हो सकता है सुनने वाले ये सोच रहे हो कि ये मस्करा आपकी चापलूसी कर रहा है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि मस्करा मक्खन सिर्फ रोटी पर लगाता है, बादशाहों पर नहीं। आपने क्या सोचा था राजेश भाई साहब? आप एक सीधी साधी औरत को मोहरा बनाकर उससे सुरंग खुदवाकर यहाँ से निकल जाएंगी और हमें सूचना भी नहीं मिलेगी? आप हमारी सहपत्नी हैं, फिर भी नहीं जानती कि हम कौन हैं? दोबारा ऐसी भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हम मात्र पहला अपराध क्षमा करते हैं। दूसरी बार हम भूल जाएंगे कि आपसे हमारा कोई रिश्ता भी है। आपने ऐसा क्यों किया राधा भाई? आपको लगा कि आप अपने पल्लू पर महल का नक्शा बना के घूमती रहेंगी और हमें पता नहीं चलेगा?
जिस तरह आपने बिना स्वयं तलवार उठाए ही मराठियों को बंदी बना लिया, उससे मेरे मन मंदिर में बस आपकी ही वीर छवि बस गई है। मैं आपकी वीरता की कथाएं गली गली सुनाऊंगा। तेरे कहानियों से गूंजे सातारा और दिल्ली, तेरे गीत गुनगुनाए शेर चूहे बिल्ली। मेरे आका की कहानी हर तरफ मैं कहूंगा, चाहे दुनिया वाले मुझे पुकारे शेख चिल्ली। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, अगर चुटकुला भी उतना ही अच्छा सुनाओगे तो इनाम मिलेगा। सरकार, इनाम? इनाम से मुझे मेरे मित्र की याद आ गई, मेरा लंगोटिया गोटिया। गोटिया ने एक बार मुझसे बोला कि जो भी मेरी इच्छा पूरी करेगा मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो मैंने उससे पूछा कि तेरी वो इच्छा क्या है? तो गोटिया बोला यही कि कोई मुझे बिना काम किए 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे। वैसे सरकार, मेरा दोस्त गोटिया है बड़ा विचित्र। एक बार वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, एक गोटिया क्या सोच रहा है? तो गोटिया बोला, सोच रहा हूँ कि एक बार आगरा जाकर ताजमहल देखाऊं, कितना खर्चा आएगा? तो मैंने बोला, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? ऐसे कैसे? हुजूर, खर्चा जाने में होता है, सोचने में नहीं। हाँ? सोचने? वैसे सोच भी बड़ी अद्भुत चीज है श्रीमान। एक बार एक अंधे मराठी ने मुगल सेना में भर्ती होने की बात सोची। अच्छा। तो मुगल सरदार ने पूछा, तुम तो अंधे हो, तो तुम फौज में क्या करोगे? तो अंधा बोला कि मैं ऐसा अंधाधुंध तीर चलाऊंगा कि दुश्मन तो क्या, तुम भी थर थर कांपोगे। और मल्हार, बाजी जो चुटकुले सुनाकर आखिर करना क्या चाहता है? बाजी की बुद्धि में कब क्या आ जाए ये कौन कह सकता है। और सुनाओ। एक बार एक मुगल सैनिक अपने सेनापति के पास गया और बोला, जनाब मेरे पास 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अब पहले कौन सी सुनना चाहेंगे? अच्छी? अच्छी सुनाओ। सेनापति का भी यही जवाब था। अच्छा। तो सैनिक बोला, अच्छी खबर ये है कि हम सातारा जीत गए। और फिर सेनापति बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बुरी खबर क्या है? तो सैनिक बोला, बुरी खबर ये है कि अच्छी खबर झूठ थी। बहुत बढ़िया। और फिर इसी मुगल सैनिक ने एक मराठी सैनिक से शर्त लगाई कि हम दोनों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? दोनों में बहुत देर तक तू मैं चली। फिर क्या हुआ? फिर मराठी ने अपनी बुद्धि चलाई। वो बोला कि हम दोनों एक दूसरे से एक एक प्रश्न पूछेंगे। अगर मराठी मुगल सैनिक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मराठी मुगल सैनिक को 50 सिक्के देगा, और अगर मुगल सैनिक मराठी सैनिक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो अरे तो क्या? हुजूर, वो मुगल सैनिक भी आपकी तरह ही उतावला था। उसने बिना मराठी की पूरी बात सुने ही उसे कह दिया कि अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें 50 नहीं 500 सिक्के दूंगा। और फिर पहला प्रश्न मुगल ने मराठी से पूछा। हाँ, क्या पूछा? बता, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? बेचारा मराठी क्या करता, उसे क्या पता कि मुगल सैनिक के मन में क्या चल रहा है। तो उसने हार मान ली और मुगल सैनिक को 50 सिक्के दे दिए। अरे पर हमें तो बताओ कि उस मुगल सैनिक के जहन में चल क्या रहा था? ख्याल।
चल रहा था। अच्छा। ख्याल क्या था वो अलग बात है। अब मराठी ने मुगल से प्रश्न पूछा कि बता, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को भी नहीं पता। बेचारा मुगल सैनिक सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, बाल नोचता रहा, नोचता रहा, नोचता रहा। आखिरकार उसने हार मान ली और मराठी सैनिक को 500 सिक्के दे दिए और मराठी सैनिक मुगल से वो 500 सिक्के लेकर जाने लगा। नहीं 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 नहीं, ये क्या बकवास है? वो मराठी 500 सिक्के लेकर बिना जवाब दिए जा कैसे सकता है? उसे मुगल सैनिक को जवाब देना पड़ेगा। यही मुगल सैनिक का भी यही प्रश्न था। ए मराठी, बता, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में कोई भी नहीं जानता? फिर उस मराठी ने क्या जवाब दिया? मराठी ने मुगल सैनिक को और 50 सिक्के दे दिए और बोला, जो दुनिया में किसी को नहीं पता वो मुझे भी नहीं पता। ए लड़के, तू यहाँ हमें हंसाने आया है या हमारी हंसी उड़ाने आया है? तुम्हें लगता है कि हम मुगल बेवकूफ हैं कि 50 सिक्कों के बजाय 500 सिक्के देने की बात करेंगे? हाँ? रानी साहब, मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए किया। अपनी संतान की रक्षा करना कोई अपराध नहीं होता। हमें रक्त बहाने में कोई संकोच नहीं होता राधाबाई, पर महादेव जानते हैं कि तारा रानी की तलवार को न कभी किसी निर्दोष का रक्त लगा है और न लगेगा। हमारे महल में एक स्त्री और उसके बच्चों का रक्त नहीं बहेगा। हमने बालाजी को वचन दिया था कि जब तक वो वापस लौटकर नहीं आते, उनके परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। आप हमारे महल में सुरक्षित हैं और हाँ, हम जो भी कर रहे हैं हमारे पुत्र के लिए कर रहे हैं। आप ही ने कहा ना कि अपने पुत्र की रक्षा करना अपराध नहीं है। संतान की रक्षा करना अपराध नहीं है, गलत भी नहीं है। उसके लिए बड़े बड़े सपने देखना भी गलत नहीं है, पर अपने सपनों का भार अपने संतान के कंधों पर डालना चुकीचं आहे राणी साहेब। आपने अपने बच्चों के लिए कभी सपने नहीं देखे? देखे हैं, कई सारे सपने देखे हैं, पर अपने सपनों का भार संतान के कंधों पर डालने से पहले उन कंधों को मजबूत बनाना पड़ता है रानी साहब। मला क्षमा करा रानी साहब, पर राजे के कंधे आपकी आशाओं के लिए अभी भी मजबूत नहीं है। तो दोष राजे का है? पर दोष राजे का नहीं, आपके सपनों का है, आपकी परवरिश का है। क्यों, क्या हुआ? तुम मजाक कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते। हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। बहुत खूब। अपनी इस मस्खरी के लिए तुम्हें क्या इनाम चाहिए? शाबाश बाजी। अब बाजी इनाम में हमारी स्वतंत्रता मांगेगा। ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना घर चाहिए। इस मस्करे को तो बस एक अवसर चाहिए। अवसर यानी मौका। किस बात का मौका? रोज हुजूर का दिल बहलाने का मौका और अपना सर छुपाने का ठिकाना। या माँ की परवरिश कैसी थी
ये संतान का भविष्य ही तय करता है राधाबाई। और अगर राजे हमारी बात नहीं मानते तो बाजी ने भी तो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज्ञा का उल्लंघन किया है रानी साहब, पर आदर्शों का नहीं। वो आदर्श जो एक परिवार को, एक देश को जोड़ते हैं, यूं ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते नहीं। इस देश को मुगल तोड़ रहे हैं, हम नहीं। पर यह बात आपकी समझ में नहीं आ रही है और हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। बस बहुत हो गया। सैनिकों, राधाबाई और उनके बच्चों को काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं राजे, राधाबाई ने विरोध नहीं किया, मात्र तर्क किया है। और अगर विरोध भी करती तब भी हम एक गर्भवती स्त्री और उसके बच्चों को काल कोठरी में नहीं डालते। ये हमारे महल में एक अतिथि के सम्मान के साथ रहेंगी। आप इन्हें दंड दे ना दें आई साहब, हम इन्हें दंड अवश्य देंगे। इन्होंने यहाँ से भागने का जो प्रयास किया है ना, इसका दंड यह है कि इन्हें अपने बच्चों से दूर रखा जाएगा। हम यहाँ के राजा हैं और हमारे निर्णय का विरोध कोई नहीं कर सकता। और यदि ये सूचना सच निकली कि बालाजी ने हमारे विरुद्ध शाहू जी का साथ दिया है ना, तो परिणाम बहुत भयानक होगा राधाबाई। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। नहीं, नहीं, चिन्ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास लौट जाने का अवसर था बाजी। तुम्हें अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए था। और लौटकर अपने परिवार से क्या कहता मल्हार? कि मैं अपने साथियों को, अपने मित्रों को छोड़कर भाग आया? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मल्हार। आजकल तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, ये मैं भी नहीं समझ पाता। मल्हार, मैंने तुम्हें स्वयं पर क्रोध करने का कारण भी दिया और अधिकार भी। ये सब मैंने बस तुम्हें चंद्रसेन के अत्याचार से बचाने के लिए किया। तुम मेरे लिए मेरे मित्र से भी बढ़कर हो मल्हार। तुम मेरे भाई हो और मैं अपने जीते जी अपने परिवार पर आज भी नहीं आने दूंगा। बाजी, मुझे क्षमा कर। तुम भी मूर्ख हो मल्हार, मित्र से क्षमा नहीं मांगते। बाजी, एक बात बता, जब कम्बक्ष ने तुमसे इनाम मांगने को कहा तो तुमने हमारी स्वतंत्रता क्यों नहीं मांगी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी स्वतंत्रता मांगता तो कम्बक्ष दे देता? वो हम सबकी गर्दनें कटवा देता। कम्बक्ष मूर्ख नहीं है मल्हार। यदि उसे पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ तो सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सबकी गर्दनें कट जाएंगी। मुझे तुम सबको यहाँ से लेकर भागने की योजना सोचने के लिए कुछ समय चाहिए और वो समय मैंने कम्बक्ष से मांग लिया। बाजी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। यदि हमने इस किले की दीवार तोड़ने का प्रयास किया तो कम्बक्ष। किले की दीवार हम नहीं, मुगल स्वयं तोड़ेंगे, बहुत जल्द।
धना जी बड़े नाजुक हाथों में लगाम दे रहे हैं। अब तो इस साम्राज्य का भगवान ही मालिक है। महाराज ने जानकारी अर्जित की है। ज्ञान नहीं। यदि गुड़ी पाड़वा में आप सरदारों के आगे अयोग्य सिद्ध हुए तो जीवन भर ये कलंक आपके साथ रहेगा। दुनिया जानती है कि मराठी हुकूमत, मराठी सल्तनत में पत्ता भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। राजे तो अभी बच्चे हैं। और आप ये मत भूलिए कि आपको राजा आपके भाग्य ने बनाया है, आपके शौर्य ने नहीं। रानी साहब, सूचना पक्की है। बालाजी के साथ साथ धना जी ने भी शाहू जी से हाथ मिला लिया है और अब उन्होंने शाहू जी के लिए समर्थन जुटाने के लिए कोल्हापुर में मराठी सरदारों को आमंत्रित किया है। आई साहब, अब क्या होगा? अब तो धना जी भी शाहू जी के साथ मिल गए। अब आप क्या करेंगी? आग लगी है, बुझानी तो पड़ेगी। विद्रोह की आग बालाजी ने जलाई है। बालाजी को बंदी बनाकर हमारे सामने ले आइए। आई साहब, बालाजी बाहर बैठकर प्रतीक्षा नहीं कर रहे कि हमारे सैनिक आए उन्हें उठाकर ले जाएं। और हम बालाजी को क्यों ढूंढे जब हम यहीं बैठे बैठे उन्हें दंड दे सकते हैं? कैसा दंड? बालाजी की पत्नी और परिवार को मृत्यु दंड दे दीजिए। बालाजी स्वयं मर जाएंगे। राजे, आई साहब, उन्हें छोड़ना कमजोरी होगी और उन्हें मारना क्रूरता होगी। क्रूरता नहीं आई साहब, न्याय होगा। बालाजी ने जो अपराध किया है ना, उसका दंड उन्हें भुगतना होगा। बालाजी ने राजद्रोह किया है और उसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी, लेकिन उनके पापों का मूल्य उनकी पत्नी और संतान नहीं चुकाएगी। हम पल पल राजनीति करते हैं, लेकिन हम मानवता नहीं भूले। पर आई साहब, सत्ता का खेल चलता आ रहा है राजे, और चलता रहेगा। सिंहासन बदलते रहेंगे, पर मानवता एक बार खो गई ना तो अब राजा है, राक्षस नहीं। इसलिए स्मरण रहे कि जब तक हम सिंहासन पर आपकी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर देते, तब तक हमारी आज्ञा के बिना एक कदम नहीं उठाएंगे आप। बाजी हम सबको यहाँ से एक साथ निकालने का मार्ग ढूंढ रहा है। और मार्ग नहीं मिला तो? यदि मार्ग नहीं मिला तो बाजी मार्ग निकाल लेगा। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। ये कैसे संभव हो सकता है जब सिराजुद्दीन की आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती हैं? किधर जा रहा है तू? ये कैसा भोजन खिला रहे हैं? देखो इसे खाकर बेचारे मल्हार का क्या हाल हो गया। इस भोजन में नमक तक नहीं है। जो मिल रहा है चुपचाप खा ले, वरना तेरा भी हाल इस मुजरिम जैसा हो जाएगा। इसकी जुबान भी नमक चाहिए का बहुत शोर करती थी। एक दिन सिराजुद्दीन साहब ने इसे इतना काला नमक खिला दिया कि इस कमबख्त की जुबान जल गई। हम अपराधी नहीं हैं, युद्धबंदी हैं। हमें सम्मान मिलना चाहिए। हम ये भोजन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमने सारा इंतजाम कर लिया। आज मैंने चुटकुला सुनाते सुनाते सबकी आंखों के सामने से हथियार चुरा लिया और किसी को मुझ पर संदेह तक नहीं हुआ। ये लो, ये अवजार लो और अपना काम शुरू करो। आवाज तो यहीं से आ रही थी। मुझे जल्द से जल्द ये खबर बादशाह कमबख्श तक पहुंचानी होगी।
तुमने ऐसा क्यों किया बाजी? थोड़ी देर में सब कुछ समझ जाओगे। आई साहब हमें अभी बालक ही समझती है, हमेशा नाराज रहती है कि हम कुछ नहीं करते, पर जब भी हम कुछ करना चाहे हमारे हाथ बांध देती हैं। राजा हैं हम, पर हमारा सम्मान तक नहीं करती, राजा का सम्मान नहीं करती। पंत जी, ये सिंहासन हमारा है और हम तय करेंगे इसकी रक्षा कैसे करनी है। महाराज, रानी साहब भी बालाजी और धनाजी की गद्दारी से बहुत परेशान है, पर धनाजी के इस मराठी साम्राज्य से पुराने संबंध जिनको भूलकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। रानी साहब को थोड़ा समय दीजिए। पंत जी, हमारे पास समय नहीं है। वहां शाहू जी मराठी सरदारों से मिल रहे हैं, और यदि उन्होंने समर्थन जुटा लिया ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। महाराज पंत जी, आपकी स्वामी भक्ति किसके साथ है? आई साहब के साथ या हमारे साथ? महाराज, हम तो इस सिंहासन के सेवक हैं। इस सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हमें आपसे यही आशा थी पंत जी। आपको हमारा एक संदेश पहुंचाना होगा, आणि लक्षात ठेवा, संदेश पहुंचने तक आई साहब को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। समझ लगा? चप्पा चप्पा छान मारो। क्या ढूंढते हो? हंसूंगा, हंसाऊंगा, गाऊंगा, गुनगुनाऊंगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। उस मस्करे को यहां लेकर आओ। बादशाह सलामत। मैंने ये तो नहीं देखा कि इस मस्करे ने किससे क्या बात की, मगर मैंने इसे ये खुद कहते हुए सुना है कि इसने चुटकुला सुनाते वक्त मराठियों को भगाने के लिए हथियार चुरा लिए थे। अब क्या बोलोगे तुम? झूठ भी सहा है, इल्जाम भी सहा है। इस मस्करे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। बादशाह सलामत, हमने हर जगह ढूंढ लिया, पर हथियार तो क्या एक सुई तक नहीं मिली। मेरा यकीन कीजिए हुजूर, मैंने इस मस्करे को खुद कहते हुए सुना था कि ये लोग हमें चकमा देके भाग जाएंगे। ये झूठ बोल रहा है हुजूर। हमारे गुलाम हमसे झूठ नहीं बोला करते। अब अपनी ये मस्करी बंद कर और सच बोल। और याद रहे, हम एक सवाल 2 बार दोहराया नहीं करते।